बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है और ये टॉपिक जो है इंतहाई यानी कमीशन के टेस्ट में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और हमने उसको ऐसे यूनिक स्टाइल के साथ डील किया है कि इवन फॉर बिगिनर या जो इंग्लिश में यानी इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए काफ़ी कारआमद और यानी सूदमंद होगा। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है उसमें जो है इसकी काफ़ी अहमियत है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोग को पहुंच सके। और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें ताकि बहुत सारे लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारे चैनल की ख़ासियत से आप लोग बखूबी यानी वाकिफ़ है, और वो ये है कि हम कंसेप्ट यानी कंसेप्चुअलिटी पे यकीन है, फेथ है, बिलीफ है हमारा। तो आज का जो टॉपिक है वो जेरेंड है। तो जेरेंड अमूमन आप लोगों ने इस तरह सुना होगा कि जेरेंड कोई एक चीज़ होगी, या जेरेंड की कोई सूरत होगी, या जेरेंड्स के फिर टाइप्स होंगे, या जेरेंड्स की फिर यानी मुख्तलिफ नौइयत के यानी यूजेज होंगे। लेकिन आज की इस लेक्चर में मैं जेरेंड की वो कंसेप्ट आप लोग के लिए लाया हूँ जो अभी तक किसी यूट्यूबर ने और किसी राइटर ने इस अंदाज से इसको डील करने की कोशिश नहीं की। यानी एक यूनिक और एक इम्पार्शियल स्टाइल है जो हमारी अपनी इनडिफरेंट या इंडिविजुअलिटी या जो है इनफरादियत या इम्तियाजियत की अक्कासी करती है। तो आज के टॉपिक में जेरेंड, तो जेरेंड किस चीज़ को कहते हैं तो उसकी जो है मुख्तलिफ कंसेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जेरेंड में यानी क्या हर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर, अमूमन आप लोग इस तरह सुनते हैं कि हर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर वो यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर वो जेरेंड बनता है। अगरचे ऐसा नहीं है तो सबसे पहले यानी जेरेंड के बारे में सुनते हैं। जेरेंड क्या चीज़ है, उसकी कंसेप्ट यानी कंसेप्ट ऑफ जेरेंड इन उर्दू एंड हिंदी। सबसे पहले हम उसकी उर्दू में कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि यानी हमें जेरेंड का मकसद समझ में आ जाए। आज के लेक्चर के लिए स्पेसिफाई जो है आप लोग यानी पेन रजिस्टर ले ले, यानी एक या दो दफ़ा उसको सुन ले और उसको लिख ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही मुफीद है और बहुत ही कारआमद है। तो जेरेंड का जो उर्दू कंसेप्ट है या कंसेप्ट ऑफ जेरेंड इन उर्दू आब्लिक हिंदी, यानी उसका कंसेप्ट क्या हो सकता है। तो जेरेंड का जो वर्ड है बेसिकली यानी वो कहाँ से निकला है, यानी लैटिन वर्ड है, यानी उसकी रूट मार्फोलॉजी है, उसकी ओरिजिनेशन ऑफ वर्ड के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मतलब क्या होता है। यानी उर्दू ग्रामर की तरह अंग्रेज़ी ग्रामर में भी यानी ये उसका मतलब जेरेंड का मतलब मस्दर होता है या मस्दर की कोई शक्ल होती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी कैसे, यानी ये किस तरह का जेरेंड होता है। यानी ये जेरेंड की अगर आप थोड़ी बहुत तारीफ भी सुन ले, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो वाहिद के लिए बतौर इसम इस्तेमाल होता है उसको जेरेंड कहते हैं, या अंग्रेज़ी में मस्दर की मुमासिल शक्ल जिसमें आईएनजी हो और बतौर इसम इस्तेमाल हो उसे जेरेंड कहते हैं। इन इस तारीफ से तो हमें ये पता चलता है कि ये मस्दर या उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के मस्दर के मुमासिलत रखने वाली एक शक्ल है या मस्दर है बज़ाते ख़ुद। और वो क्या है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर, और आईएनजी लगाकर वो जेरेंड तो बन जाता है लेकिन तब तक जेरेंड का मतलब नहीं देता जब तक वो आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मिलकर उसे इसम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो वो तब जाके यानी वो इसम भी होगा, वो वाहिद भी होगा, और वो जो है यानी सब्जेक्ट के तौर पर भी होगा, उसे फिर हम जेरेंड कह सकते हैं। यानी इसकी तारीफ़ की क्लैरिफिकेशन अगर मज़ीद भी करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाकर
और उसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की आईएनजी वाली सूरत को आप लोग एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो ये मस्दर की या जेरेंड की तारीफ आप लोगों ने की। अब यहाँ तक ये बात जो है क्लियर नहीं है, स्टिल एम्बिगुअस है, यानी वैग्यू फॉर्म में है, यानी क्या हर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर जेरेंड सिर्फ बनता है? तो जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी, यानी एक लॉजिकल अंदाज से हाँ और नहीं में इसलिए है कि लॉजिकल की सूरत में हम उसकी जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? यानी जेरेंड की बेसिकली 3 सूरतें हैं। सूरतें मैंने सूरतों का कहा है, यानी फॉर्म्स का कहा है, टाइप्स का नहीं कहा। यानी इट मीन्स कि ये जो 3 सूरतें या 3 शिकलें या 3 शक्लें में या शेप्स या फॉर्म्स मैं बता रहा हूँ, इट मीन्स ऑल आर जेरेंड इन नेचर, ये तमाम ही जेरेंड है इन नेचर में, बट आर ऑफ डिफरेंट नेचर, लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ नौइयत और फितरत वाले जेरेंड है। हाउ कैसे? तो किस यानी कितने अकसाम के कितनी सूरतों के जेरेंड पाए जाते हैं, अगरचे हैं सारे जेरेंड, लेकिन उनकी जो है सूरतें फिर क्या है। नंबर 1 यानी जेरेंड जो सिंपल जेरेंड है वो किस किस्म का जेरेंड होगा। नंबर 2 इन्फिनिटिव जेरेंड, इन्फिनिटिव जेरेंड फिर किस किस्म की सूरत होगी। और फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड किस किस्म की जेरेंड होगी। तो सबसे पहले हम जेरेंड एज अ सिंपल पढ़ेंगे, या जेरेंड की वो खासियत जिसके ऊपर हमने उर्दू में डेफिनीशन भी पढ़ ली। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी जेरेंड की आम डेफिनीशन या कॉमन डेफिनीशन क्या है, या उसका स्ट्रक्चर क्या है, या उसकी फॉर्मेट क्या है कि वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी वर्ब होगा प्लस आईएनजी होगा, और ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसको यानी इसी आईएनजी वाली वर्ब के फॉर्म को या वर्ब की फॉर्म के को या तो नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, या सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो तब जाके ये जेरेंड होगा। यानी यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि वर्ब की पहली सूरत के साथ आईएनजी लगाकर जब उसको फिक्रे में नाउन के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसको जेरेंड कहते हैं या कॉमन जेरेंड कहते हैं। कैसे? यानी जैसे आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, या उसकी डेफिनीशन आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि जेरेंड इज ए वर्बल, वर्बल से मुराद ये है जो वर्ब से माखूज हो, जो वर्ब से बने, दैट एंड्स इन आईएनजी, यानी आईएनजी उसके साथ लगाएं, एंड फंक्शन और वो काम करे एज ए नाउन, या तो नाउन के तौर पर या अब्लिक, यानी वहाँ सिर्फ नाउन लिखा हुआ है, आप लोग उसके साथ प्रोनाउन भी अब्लिक लिखें या एज ए सब्जेक्ट भी लिखें ताकि आप लोग को मज़ीद भी वाजे हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी ट्रेवलिंग माइट सेटिस्फाई योर डिज़ायर फॉर न्यू एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ट्रेवलिंग माइट सेटिस्फाई, ट्रेवलिंग जो है यानी सफ़र करना या मुसाफियत करना, ट्रेवल से निकला है, तो ट्रेवल वर्ड है और उसके साथ आईएनजी लगा दी गई है जिससे ट्रेवलिंग बन गई, तो ये हो गया जेरेंड। और यहाँ पर इस फिक्रे में आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेवलिंग जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है और ट्रेवलिंग एज ए नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस किस्म के फिक्रे जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर और उसको एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन या फिर एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाए फिक्रे के शुरू में, तो इसको कॉमन जेरेंड कहते हैं या आम जेरेंड कहते हैं। और इस जेरेंड की काफ़ी सारी यानी स्पेसेस है, काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये जेरेंड एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए यानी प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। और इसी तरह इंग्लिश का की जो आपकी लर्निंग है वो डेप्थ से डेप्थ होती जाएगी और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे जो है यानी आप उससे बहुत ही मुस्तफ़ीद होंगे। अब ये तो फर्स्ट ही यानी मतलब है फर्स्ट ही सूरत थी, यानी जेरेंड की कॉमन सूरत थी, यानी इस तरह जो सब्जेक्ट के तौर पर यानी नाउन के तौर पर और वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर किसी फिक्रे के पहले लगाकर वो आम जेरेंड तो बन जाता है, लेकिन इसकी
यानी इसके बाद दूसरी सूरत पे हम जानते हैं जो जेरेंड की दूसरी सूरत है उसको, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको इन्फिनेटिव जेरेंड कहते हैं। इन्फिनेटिव जेरेंड वही जेरेंड है लेकिन इसकी नौइयत मुख्तलिफ है। जैसे मैंने बताया कि ये उसके अक़साम नहीं है बल्कि ये उसकी सूरत या फॉर्म है। यानी कैसे हैं, यहाँ वहाँ तो वर्ब के साथ आप लोग ing लगाते थे, यहाँ वर्ब के साथ आप लोग टू लगाएंगे तो तब जाके ये इन्फिनेटिव जेरेंड बन जाएगा। यानी कैसे, यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी याद रखें कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हिडन कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे भी अंग्रेजी में टू प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ये किसी मकसद या नीयत के लिए यूज़ हो सकता है। यानी कैसे, इसको इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव जेरेंड भी कहते हैं। कैसे इन्फिनेटिव जेरेंड कहते हैं, यानी उसकी स्ट्रक्चर टू होगी और उसके साथ वर्ब यानी वर्ब की पहली सूरत होगी और टू जहाँ पे भी लगता है वहाँ वर्ब की पहली सूरत इसी वजह से लग जाती है क्योंकि ये इन्फिनेटिव जेरेंड होता है। यहाँ ing वगैरह नहीं लगाई जाती और ये तीन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कैसे, यानी जैसे, यानी ये किसी मकसद मीन पर्पज़ या मोटो के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है या किसी की नीयत या विल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। अब उसकी नीयत ये है या उसकी मोटो ये है या उसका पर्पज़ ये है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कैसे हम उसको करें, आई वांट टू नो। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये टू और नो, तो सबसे पहले तो वहाँ पे टू के बाद जो नो की यानी सूरत है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी नो जो है यहाँ पे वर्ब है और टू और नो इकट्ठा जो है ये इन्फिनेटिव जेरेंड है। इन्फिनेटिव जेरेंड में यानी ing नहीं लगती बल्कि वर्ब की पहली सूरत के साथ यानी टू लगा दिया जाता है, तो ये ज़हन में रखें। अब यही इन्फिनेटिव जेरेंड की मज़ीद डेप्थ में जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इन इसकी तीन बड़ी सूरतें हैं। यानी कभी कभार ये टू और वर्ब की पहली सूरत जो है यानी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और कभी जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है या बाज़ औक़ात ये पूरे वर्ब का पूरा मतलब बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये इन्फिनेटिव जेरेंड की फिर तीन किस्में हैं और यानी कैसे, एज ए सब्जेक्ट जब वो इस्तेमाल होगा तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है जैसा कि नुक्ताचीनी करना आसान है। यानी टू क्रिटिसाइज इज इजी। अब यहाँ पे टू और क्रिटिसाइज वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और टू के बाद यानी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होती है, तो ये टू क्रिटिसाइज ये इन्फिनेटिव जेरेंड हो गई और यहाँ पे ये फिक्रे के स्टार्ट में है तो ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह यही इन्फिनेटिव जेरेंड यानी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। बाज़ औक़ात ये वर्ब के साथ एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। मसलन मैं वो राज फाश करना नहीं चाहता, यानी आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दैट सीक्रेट। अब टू डिस्क्लोज से यहाँ पर मुराद क्या है, यानी ये ऑब्जेक्ट है और एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो चुका है और ख़ुद भी इन्फिनेटिव जेरेंड है। बाज़ औक़ात ये किसी वर्ब का पूरा मतलब बताने के लिए यूज़ होता है। मसलन मुझे अभी पता चला है, यानी आई हैव जस्ट कम टू नो। अब यहाँ पे आप लोग वर्ब की पूरा मतलब आई हैव जस्ट कम, यहाँ तक हमें पता नहीं चल रहा कि वो क्या करना चाह रहा है, तो वर्ब कम्स यानी कम और टू और यानी कम के बाद टू नो जो है ये तो जेरेंड तो हो गया, लेकिन कम के बाद जब टू नो लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये जानने की कोशिश यहाँ पर इन्फिनेटिव जेरेंड की बदौलत उस वर्ब से ज़ाहिर हो गई। तो ये तो हो गए यानी इन्फिनेटिव जेरेंड और कॉमन जेरेंड या आम जेरेंड। अब एक नई सूरत की तरफ हम जाएंगे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि तीन किस्म के यानी तीन सूरतों के जेरेंड पाए जाते हैं। अब तीसरी सूरत जो है
यानी पार्टिसिपल जेरेंड भी कहते हैं या जिसको सिफत फेली भी कहते हैं। यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी वो अल्फाज होते हैं, ये पार्टिसिपल जेरेंड वो अल्फाज होते हैं जो फेल से माखूज होते हैं, यानी जो वर्ब से अखज़ किए जाते हैं और फेल के तौर पे काम करते हैं या सिफत का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी नोट कर ले, अमूमन आप लोग सुनते आते हैं, इन स्क्रीन पे इन टेबल पे भी मैंने खूबसूरत टेबल बनाया हुआ है, उस पे भी आप लोग देख सकते हैं। यानी पार्टिसिपल का नाम आप लोग सुनते हैं लेकिन किसी को मतलब का पता नहीं चलता, तो अभी उसके भी टाइप्स बताता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड में हमें इसकी ज़रूरत भी होगी और ये आप लोगों की इंग्लिश की उस डेप्थ में मज़ीद भी तौसी का बायस बनेगा। यानी पार्टिसिपल जो है उसके तीन सूरतें हैं, तीन किस्में हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। एक को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, दूसरे को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और तीसरे को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अमूमन हमारे इस्तेमाल में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल हमने यानी नहीं सुना होता। अब अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये किस चीज़ उर्दू में उसको कहते हैं सिफत फेल हाल, या पास्ट पार्टिसिपल है उसको सिफत फेल माजी, या परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब है तो उसको सिफत फेल मुकम्मल कहते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वो क्या होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम अंग्रेजी में यानी क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की तीसरी सूरत या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और इसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल फिर क्या होता है, यानी हैविंग का वर्ड फिक्रे में इस्तेमाल हो और उसके साथ वर्ब की तीसरी सूरत इस्तेमाल हो, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब यहाँ पे ये तो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल मैंने वैसे आप लोग उधर यानी नीचे उसके लाइंस भी है, यानी मतलब है मुख्तलिफ फिक्रों में भी मैंने यूज़ किया है। आप लोग यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड की बात करेंगे, तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड पे आप लोग आते हैं। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऊपर तारीफ में भी देख रहे हैं कि वो फेल से माखूज है और या फेल के तौर पर उसके लिए काम करता है या सिफत के तौर पे उसके लिए काम करता है। तो यहाँ पर इन स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि उसमें वर्ब की पहली सूरत होगी और प्लस आईएनजी होगा, लेकिन यहाँ पे या तो वर्ब के तौर पे काम करेगा या एज एन एडजेक्टिव के तौर पर, यानी इसमें सिफत के तौर पर काम करेगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे मिसाल भी देख रहे हैं, फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रिटी, यानी तैरते हुए बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ पे दो किस्म की चीज़ें आप लोग सीखे। सबसे पहले यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ पे है इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में, तो फ्लोटिंग जो है यहाँ ये क्या है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड है। यानी कैसी सूरत है ये, यानी वर्ब की पहली सूरत है फ्लोट और आईएनजी उसके साथ लगाकर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड बन गया। और यहाँ पर इस फ्लोटिंग की ये इस तैरते हुए चीज़ की वहाँ आगे यानी पीछे जो है उसकी तारीफ हो रही है, वेरी प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये खूबसूरत लगना यानी उसकी खूबी में आता है और ये इसका मतलब ये हो गया यानी उसकी सिफत में आता है या एडजेक्टिव में आता है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग को जो जेरेंड है एज एन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो इसी वजह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड कहलाता है। अब उसकी कंक्लूजन हम निकालते हैं इस सारे लेक्चर की कि इस जेरेंड में हमने तीन नौइयत के तीन सूरतें या तीन फॉर्म्स ऑफ जेरेंड पढ़े। नंबर 1 क्या था, एक कॉमन जेरेंड था जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी थी, लेकिन ज़हन में रखे उसकी कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उसको फिक्रे के पहले सब्जेक्ट के तौर पर या प्रोनाउन के तौर पर या नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो तब जाके वो जेरेंड होगा। ये ज़हन में रखे, यानी ये फ़र्क अभी बता रहा हूँ कि इनके दरमियान फिर फ़र्क क्या है या डिफरेंस क्या है। यानी फ़र्क ये है, बाकी सारी सूरतें उसकी जो है यानी बाकी सेम है, जेरेंड सेम है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत फ़र्क है। यानी फर्स्ट
कॉमन जेरेंड जो है वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन उसको फिक्रे में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे या एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, तो तब जाके वो कॉमन जेरेंड या आम जेरेंड होगा। लेकिन इन्फिनेटिव में क्या होता है, इन्फिनेटिव में सूरत ही मुख्तलिफ हो जाती है। वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता, वर्ब के साथ टू लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड में क्या होता है, वो पहले वाले कॉमन जेरेंड की तरह वर्ब की पहली सूरत होती है और आईएनजी भी होती है, लेकिन यहाँ पे या तो वर्ब की सूरत में इस्तेमाल होता है और मोस्टली 95% प्लस फिक्रों में एज एन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर फ़र्क वाजे हो गया कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड होता है वो एज एन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, अगरचे होती वर्ब की पहली सूरत के साथ आईएनजी होती है, लेकिन एज एन एडजेक्टिव इसमें सिफत के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन जब भी जेरेंड की फर्स्ट फॉर्म होती है और वो एज ए सब्जेक्ट या प्रोनाउन या नाउन होता है, तो वो आम सूरत ऑफ जेरेंड या कॉमन मीनी फॉर्म ऑफ जेरेंड कहलाता है। अब इन्फिनेटिव को आप लोग इसी तरह भी सीख सकते हैं कि जितने भी फिलासॉफिकल, जितने भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितने भी फिलासॉफिकल आइडिया या थॉट्स होते हैं, उनके लिए हम इन्फिनेटिव जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यानी फॉर एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, जैसा कि शेक्सपियर का है टू बी और नॉट टू बी, ये यानी टू बी और नॉट टू बी यहाँ पे इन्फिनेटिव जेरेंड की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। यानी ये फिलासॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट या ऐसे थॉट्स के लिए, यानी जिसकी इन्फिनिटी फॉर्म होती है, यानी जिसके अंदर लामादूदियत होती है और जिसके अंदर यानी फाइनाइट शेप नहीं होता, इनफाइनाइट शेप होता है, तो उसके लिए अब जेरेंड की आप लोगों को उम्मीद है यानी आप लोग को समझ आ चुकी होगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें और उसको जो है यहाँ जेरेंड की किस्म या सूरतें, यहाँ किस्में मैंने नहीं बताई, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सूरतें बताई हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ी की इंतहाई डेप्थ वाली स्टडी थी जो आप लोग के साथ मैंने शेयर की, और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसकी काफ़ी अफादियत बंदे को मालूम हो जाती है और इससे आपकी जो है सेंटेक्स स्ट्रक्चर जो है यानी काफ़ी ग्रिप पकड़ लेता है और इसी तरह आपके लिए काफ़ी मुफीद होता है। तो आप लोग जो है जेरेंड के बारे में यही 3 सूरतें याद कर ले और इन्हीं 3 सूरतों का कंसेप्ट बना ले, और इस किस्म के यानी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो है मैं कल वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही तो जेरेंड की तमाम 6 सूरतें के वो सब्जेक्ट यानी एज ए ऑब्जेक्ट या फिर जो है कॉम्प्लीमेंट या एज ए प्रपोजिशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी आप लोग के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।